of Almighty God, who is most beneficent, most merciful. Dear student, today we are going to discuss two assignments. One assignment, Thomas Hardy as a Millerist, fatalist, what kind of writer he is. तो assignment आती है discuss Thomas Hardy as a Millerist. टेस्ट ऑफ डियरबेविल के अंदर क्या थॉमस हार्डी जो है वो एक मिलोरिस्ट है, डिटर्मिनिस्ट है, फेटलिस्ट है, किस तरह का राइटर है, हमने उसको देखना है। उसके बाद हमने जॉर्ज इलियट का जो नावल है हमने उसको देखना है। उसमें हम देखेंगे कि जॉर्ज इलियट के नावल एडम बीट के अंदर क्या वो किस तरह की डिस्कस करती है, मतलब व्हाट शी वांट टू डिस्कस, वो क्या बताना चाहती है कि इलियट्स के क्या मॉरल कन्विक्शंस हैं, क्या वो बताना चाह रही है, एथिकल वैल्यूज़ क्या देना चाह रही है आपको। सो व्हाट काइंड ऑफ एथिकल वैल्यू शी इज़ गोइंग टू गिव अस। जॉर्ज इलियट मेन इंटरेस्ट इन हर नावल्स इज़ अ मच मोर एथिकल साइकोलॉजिकल, डू यू एग्री। उसमें वो एक फ़िलोसॉफिकल आइडिया दे रही है, साथ साथ साइकोलॉजिकल आइडिया दे रही है, जो उससे पहले कोई राइटर ऐसा नहीं लिख रहा था। वो एक उसका एक यूनिक स्टाइल था कि वो करैक्टर का साइकोलॉजिकल व्यू देती थी, कि करैक्टर अपनी साइकोलॉजी को बताता था। यानी जो दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे एडम बीट का, उसमें हम देखेंगे इलियट एज एन इंटेलेक्चुअल नॉवलिस्ट, इलियट मॉरल कन्विक्शन, और हम देखेंगे जॉर्ज इलियट, यानी ये एक ही क्वेश्चन है, जॉर्ज इलियट मेन इंटरेस्ट in her novel is a much more ethical and psychological। असाइनमेंट आपको अभी मैं इसके स्नैपशॉट सेंड कर दूंगा। इसके बाद जो सरगोदा यूनिवर्सिटी की है, सरगोदा यूनिवर्सिटी में हम डिस्कस करेंगे कि थॉमस हार्डी एज अ मिलोरिस्ट, थॉमस हार्डी एज अ पैसिमिस्ट, थॉमस हार्डी एज अ फेटलिस्ट। यानी ये भी वो कह सकते हैं कि डिस्कस थॉमस हार्डी एज अ फेटलिस्ट। वो आपसे ये भी कह सकते हैं डिस्कस थॉमस हार्डी एज अ मिलोरिस्ट। तो हम देखेंगे कि मिलोरिस्ट का मतलब क्या होता है, फेटलिस्ट का मतलब क्या होता है, पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, क्या वाकया ही वो पेसिमिस्ट है। अगर वो पेसिमिस्टिक है अपने एटीट्यूड में, अपनी राइटिंग में, या जो आइडिया दे रहा है वो वाकया ही पेसिमिस्ट है, तो वो किस तरह पेसिमिस्ट बनता है। मिलोरिस्ट है तो वो कैसे मिलोरिस्ट बनता है, लेट्स सी। सो डियर स्टूडेंट, देखिएगा, पहले तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मिलोरिस्ट, कि मिलोरिस्ट क्या होता है। मिलोरिस्ट इज अ पर्सन who believes in the progress of the character, who believes that with perpetual and continuous effort one can improve his condition। कि perpetual effort, perpetual का मतलब होता है continuous effort, perpetual effort के साथ, with perpetual effort man can improve his destiny। कि इंसान परपेचुअल एफर्ट के साथ क्या कर सकता है, अपनी डेस्टिनी को इम्प्रूव कर सकता है। ये है मिलोरिस्ट, यानी वो क्या, एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है कि अगर हम एफर्ट करें तो अपने मौजूदा हालात से हम बच सकते हैं, स्केप कर सकते हैं, निकल सकते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो यूस्टेशिया वाई हो, या कलीम ब्राइट हो, वो हमें डेस्टिनी के साथ लड़ते नज़र आते हैं, अपनी फेट और डेस्टिनी के साथ लड़ते नज़र आते हैं। यानी ह्यूमन बीइंग जो है, मैन और डेस्टिनी जो है, एक दूसरे के साथ ऐसे कि एक दूसरे के साथ क्या है, तस्तो गिरेबान नज़र आते हैं।
एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं और एक दूसरे को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्टीमेटली या तो डेस्टिनी या फिर मैन जीत जाएगा। वो कहता है कि हैप्पीनेस इज रेयर ओकेजनल मोमेंट इन मैन्स लाइफ। इंसान की ज़िंदगी में हैप्पीनेस जो है वो बड़ा रेयर है, ओकेजनल है। बहुत कम इंसिडेंट होते हैं कि वो हंसता है। लाइफ जो है वो कोइंसिडेंस, चांस, फेट, लक, इस बेस पे है। ये इंसान को, जब भी इंसान थोड़ा सा खुश होता है तो ये कोई ना कोई मदाखलत करके इंसान को परेशान कर देता है। तो इन सारे मामला से चूंकि वो फेट बेस बात करता है तो उसे कहते हैं फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब लिख लें, जो फेट बेस कहता है कि हर चीज़ जो क्या है वो फेट बेस है। फैटलिस्ट वो उसे लोग कहते हैं, यानी उसे लोग क्या कहते हैं कि वो फैटलिस्ट है, क्योंकि वो फेट बेस बताता है कि इंसान की लाइफ जो है वो फेट बेस है। ठीक है, फेट बेस्ड वो बात करता है। वो कहते हैं कि इंसान अगर खुश होता है तो फेट और लक और चांस और कोइंसिडेंस और चांसेस ये सारे कंट्रीब्यूट करके क्या कर देते हैं, उसको परेशान कर देते हैं। हैप्पीनेस तो बहुत ही ओकेजनल है इंसान की लाइफ में। आप टेस्ट को देखें तो वो कितना सफ़र करती है कि क्या होती है, वो एक पुअर होती है। पहले तो ये है बेचारी 16 ईयर ओल्ड है, रेप हो जाती है, रेप्ड, सम ड्यूक रेप्ड है। एक जो एलिक नामी दरिंदा होता है वो उसको रेप करता है, दरिंदा सिर्फ इंसान। फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, सफ़र करती है, बच्चे को जन्म देती है, नाम रखती है सारो। उस बच्चे का नाम रखती है, उसकी डेथ हो जाती है। उस बच्चे को वो उसकी हिफाजत नहीं कर पाती तो अच्छी उसकी डेथ हो जाती है। उसको सिनर की जगह पे दफनाया जाता है। कितनी तकलीफ होती है उसको। फिर वो जीने की कोशिश करती है, यानी वो फिर दोबारा फेट के साथ लड़ती है, और हमने देखा तो फिर ज़िंदगी की कोशिश कर रही है। फिर एंजल क्लेयर मिलता है, तो एंजल क्लेयर भी उसके साथ वही करता है कि वो भी उसको छोड़ देता है। एक जेंट्स होता है उसके साथ, वो उसको छोड़ देता है, यानी वो अपनी दास्तान सुनाती है, वो अपनी सुनाता है। यानी ये तो उसको माफ़ कर देती है टेस, लेकिन एंजल क्लेयर उसे माफ़ नहीं करता। ब्राज़ील चला जाता है, वो बेचारी दर बदर हो जाती है, बाप की डेथ हो जाती है। फिर उसको एलिक के पास जाना पड़ता है। एलिक फिर उसके जिस्म के साथ खेलता है, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि एंजल क्लेयर जब वापस आता है तो फिर उसे गुस्सा आता है कि उसने एलिक ने उसे धोखा दिया और उसे ये कहा कि कभी नहीं आएगा एंजल क्लेयर। जबकि वो वापस आ चुका है, वो उसको कत्ल कर देती है। फिर एक नाइट वो एंजल क्लेयर के साथ स्पेंड करती है, कहती है कि यही दुनिया की, यही पूरी ज़िंदगी की उसकी एक आइडियल नाइट है, और उसने ऐसे कि जैसे पूरी ज़िंदगी इस नाइट में गुजार ली हो। और उसके साथ वो फैसला करती है कि वो अपनी जान दे देगी, और अल्टीमेटली अरेस्ट होती है, और ब्लैक झंडा जो है वो लहराया जाता है, और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और वो प्रॉमिस लेती है, यानी अरेस्ट होने से पहले वो एंजल क्लेयर को कहती है कि तुम मेरी सिस्टर, जो कि बिल्कुल चेस्टफुल है, बिल्कुल साफ़ है, अच्छी है, और तुम लीज़ा लू से शादी कर लोगे। वो लीज़ा लू से शादी कर लेता है, और ये नावल एंड होता है। और हम देखते हैं कि ट्रेजेडी उसकी मौत पे एंड होता है। अच्छा, मिलोरिस्ट के बहुत ज़्यादा मीनिंग हैं, ये ज़रा देख लीजिए। ये मिलोरिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। मिलोरिस्ट का मतलब होता है क्रूसेडर, रिफॉर्मर, रिफॉर्मिस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स, कंट्रोवर्शियलिस्ट, ठीक है, डिस्प्यूटेंट और रिस्टिक, ये सारे इसके मतलब हैं, ठीक है। सिविल राइट एक्टिविस्ट, सिविल राइट लीडर, और इसका मतलब ये होगा कि अ पर्सन हु फाइट विद द, जो लड़ता है किसके लिए, गुडनेस के, अच्छा बनाने के लिए अपने हालात को, उसे कहते हैं मिलोरिस्ट। तो लोगों ने उसे कहा कि ये एक फेटलिस्ट है, लेकिन उसने कहा मैं फेटलिस्ट नहीं हूँ भाई, मैं मिलोरिस्ट हूँ। आई बिलीव दैट कैरेक्टर शुड फाइट विद हिज सर्कमस्टांसेस एंड इम्प्रूव हिज कंडीशन। मैं इस पे कहता बिलीव करता हूँ। ये सारे उसके मतलब है। ये पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, इसको ज़रा देखिएगा। पहला पॉइंट है कि कंपैरिजन ऑफ हार्डी ट्रेजिक विजन्स ऑफ द ग्रीक एंड शेक्सपियर कॉन्सेप्ट। अच्छा, शेक्सपियर का एक प्ले है, उसका नाम है किंग लियर। उसके अंदर वो जिक्र करता है एज फ्लाइज टू द वॉन्टन बॉय।
वी आर टू द गॉड्स, वी आर टू द गॉड एज फ्लाइज टू द wanton बॉय, वी आर टू द गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पॉट। ग्लॉस्टर का ये डायलॉग है, ग्लॉस्टर ये बात करता है इसके अंदर, किंग लियर के अंदर। आप देखें वो कहता है वी आर टू गॉड, यानी गॉड्स जो हैं वो हमारे ऊपर कैसे हुकूमत करते हैं, एज फ्लाइज, जैसे मक्खियाँ होती हैं किसके हाथ में, फ्लाइज टू द wanton बॉय, wanton आवारा लड़कों के हाथों में। और वो क्या करते हैं, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, वो अपनी सपोर्ट के लिए हमें किल करते हैं। हम खुदाओं के हाथों में इस तरह हैं, यानी हम लक, फेट, डेस्टिनी, चांसेस, कॉन्सिडेंस के हाथों में ऐसे हैं कि जैसे फ्लाइज हैं वह 12 लड़कों के हाथों में, दे किल अस फॉर देयर सपोर्ट, और वो अपनी खुशी के लिए, सपोर्ट के लिए हमें कत्ल करते रहते हैं। तो ये था शेक्सपियर का जो ग्लॉस्टर है, ये डायलॉग बोलता है किंग लियर के अंदर। कहता है कि अगर ये ऐसा बिलीव रखता है तो शेक्सपियर भी तो ऐसा बोलता है, हम उससे क्यों नहीं कहते कि वो एक फैटलिस्ट है। तो शेक्सपियर भी अपने प्ले किंग लियर के अंदर ये कहता है कि वी आर एज फ्लाइज टू द wanton बॉय, वी आर टू द गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। तो इसी तरह ये भी कहता है कि डेस्टिनी जो है वो क्या है, कोइंसिडेंस, डेस्टिनी, लक और फेट, इंसान जो है इनके हाथ में पपट है। वी आर पपट इन द हैंड ऑफ द नेचर। ये क्या कहता है, वी आर पपट इन द हैंड ऑफ नेचर। यानी यहां पे हम डिफाइन करेंगे कि शेक्सपियर का कंसेप्ट क्या है और ग्रीक का कंसेप्ट क्या है। ग्रीक का कंसेप्ट था कि गॉड गॉड्सेस जो हैं वो हुकूमत करते हैं, गॉड एंड गॉड्सेस। इंसान की किस्मत में जो कुछ भी होता है वो डिसाइड होता है गॉड गॉड्सेस की तरफ से। किसकी तरफ से, गॉड गॉड्सेस जो हैं वो रूल करते हैं हमें, और जो भी इंसान की किस्मत में होता है वो गॉड और गॉड्सेस करते हैं। और वी आर पपट, हम जो हैं वी आर पपट इन द हैंड ऑफ गॉड गॉड्सेस। अगर आप ईडिपस को लें, ईडिपस को लें तो ईडिपस का की किस्मत में फेट बेस है ना कि वो अपनी मदर से शादी करेगा, फादर को किल करेगा। तो जो मर्जी कर ले ईडिपस, ईडिपस ने अपनी मदर से शादी करनी है और फादर को कत्ल करना है, क्योंकि पोलो की ये प्रेडिक्शन है, उसने कह दिया ये होना ही है। तो उनकी ट्रेजेडी क्या होती थी, गॉड गॉड्सेस की प्रेडिक्शन पर होती थी, वो जो मर्जी करें। लेकिन हमने शेक्सपियर के वर्क को देखा। अब मैकबथ को ज़रा पढ़ें। मैकबथ को हम जब पढ़ते हैं तो मैकबथ खुद करता है, क्या करता है, मैकबथ को जो विचेस जो हैं एडमायर करती हैं कि तुम किंग बनोगे, किंग डंकन्स के बाद तुम किंग बनोगे। तो अब उसकी मदर जो है, अब जो उसकी वाइफ होती है मैकबथ, लेडी मैकबथ, वो उसको कहती है कि तुम्हें अब किंग बनना चाहिए, मैं क्वीन बनोगी, तुम किंग बनोगे। और लेडी मैकबथ क्या करती है, वो उसको मोटिवेट करती है, कम ऑन किल किंग डंकन एंड यू विल बी द किंग, तुम उसे कत्ल करो तुम किंग। तो अपने पैशन, फीलिंग, इमोशंस में वो बह जाता है और जज्बात के हाथों बातों में आके अपनी वाइफ के, वो खुद फैसला नहीं करता, अपनी वाइफ को फॉलो करता है और वो डंकन को किल करता है। यानी वो गुनाह तो कमिट करता है ना, यानी उसने खुद किया। शेक्सपियर उसके हाथ से खुद करवाता है, ना कि वो गॉड गॉड्सेस बेस करता है ट्रेजेडी। चलें अथेलो की बात कर लेते हैं, आपने पढ़ा है। अथेलो के अंदर क्या गॉड गॉड्सेस रूल करते हैं या खुद उसके हाथ से करवाता है। यानी एक तो वो यागो के पीछे लग जाता है, ठीक है, और फिर कत्ल जो करता है डेस्डेमोना का, तो वो क्या गॉड करता है या उसके हाथों से खुद होता है, वो खुद अपने हाथों से करता है। यानी हमने देखा कि शेक्सपियर यानी वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा, एक तो वो जेलस हो जाता है। अब जेलस हुआ ना, ये ह्यूमन है, ह्यूमन वीकनेस है ना। तो यहाँ पे ह्यूमन वीकनेस जो है वो ट्रेजेडी का कॉज बन रही है शेक्सपियर में, जबकि उसमें ऊपर क्या था, ग्रीक दौर में क्या था कि गॉड बेस होता था। ग्रीक में क्या था, गॉड गॉड्सेस रूल करते थे
किस्मत फेट रूल करती थी। लेकिन अब शेक्सपियर पे आ जाएं, आपने शेक्सपियर को भी डिस्कस करना है। आ जाएं, ग्रीक को डिस्कस करें, एडिपस को डिस्कस करें, उसके बाद शेक्सपियर को डिस्कस करें 2-3, और नीचे आ जाएं फिर करें ज़रा हार्डी को डिस्कस। तो यहाँ पे मिलाएं ज़रा हार्डी और इसके कॉन्सेप्ट को और कहें कि हार्डी भी तो यही कहता है ना। हार्डी बेसिकली क्या था, उसने खुद कहा था मैं मिलोरिस्ट हूँ। मिलोरिस्ट जो है वो ऐसा पर्सन होता है जो बिलीव करता है कि नेचर के साथ, यानी आप अपनी किस्मत के साथ, जो डेस्टिनी है जो आपके ऊपर इम्पोज कर दी गई है, आप उसके साथ लड़ के अपनी कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। तो वो अपने करैक्टर को लड़ाता है, फाइट करवाता है, डेस्टिनी के साथ लड़ता नजर आता है। टेस को हमने देखा कि टेस का गुर्बत आई, घोड़े की डेथ हुई, फादर ड्रंकर्ड है, मदर ने 16 साल की उम्र में भेज दिया एलिक के पास, एलिक ने रेप कर दिया, प्रेग्नेंट हुई, बर्बाद हुई, बेटे की डेथ हुई और अल्टीमेटली फिर जीने के लिए निकल गई डेयरी फार्म में। किस्मत के साथ लड़ता हुआ करैक्टर नजर आता है। तो हार्डी आपको ये दिखाता है कि किस्मत के साथ लड़ के, फेट के साथ, डेस्टिनी के साथ, कोइंसिडेंस के साथ और अपनी लक के साथ लड़ के अपनी कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। ही सेज आई एम अ मिलोरिस्ट, आई एम नॉट अ फेटलिस्ट। मैं फेटलिस्ट नहीं हूँ, मैं मिलोरिस्ट हूँ। आपने इसको यहाँ पे साबित करना है, मिलोरिस्ट है हमारा राइटर, ना कि फेटलिस्ट है। ऐसी बात तो शेक्सपियर भी करता है, एज वी आर टू द गॉड्स as flies to the mountain boys, they kill us for their sport. We are puppet in the hand of nature. Happiness is occasional moment in the man's life. मैन की लाइफ में हैप्पीनेस जो है वो एक, हैप्पीनेस इज एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। तो इंसान की लाइफ, हार्डी कहता है, बेस्ड होती है कोइंसिडेंस, इंसिडेंस, लक, चांस, और ये सारे जो हैं इन्वॉल्व होकर इंसान के साथ खेलते रहते हैं। तो वो कहता है कि इंसान जो है वो ऐसी बातें करता है, तो लोगों ने उसका नाम रख दिया फैटलिस्ट। ही से आई एम नॉट फैटलिस्ट, आई एम मिलोरिस्ट। मिलोरिस्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एक्शन ऑफ द कैरेक्टर, थ्रू एक्शन, थ्रू एफर्ट, थ्रू perpetual effort, continuous effort, character can improve his destiny। इसीलिए उसका करैक्टर लड़ता है, फाइट करता है, जैसे भी हालात हो हारता नहीं है, बड़ा स्टेडफास्ट रहता है, कांस्टेंट रहता है, रेजोल्यूट रहता है और आखिरी दम तक लड़ता रहता है करैक्टर। हार्डीज ट्रेजिक विजन वाज फॉर्मुलेटेड बाय द पर्सनल आउटलुक ऑफ लाइफ। हार्डी जो है उसकी लाइफ में एक तो उसने एक किसी औरत का एग्जीक्यूशन देखी थी, ठीक है, किसी औरत के साथ इस तरह ज़्यादती हुई थी और उसने उसकी एग्जीक्यूशन देखी थी और उसकी अपनी लाइफ भी इसी तरह गुजरी थी। उसके पर्सनल इम्पैक्ट जो थे, और उसकी मैरिड लाइफ जो है उसने बड़ी कोशिश की लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर सका। डेस्टिनी से डाइवोर्स हो गया, दूर हो गई वाइफ, तबाह बर्बाद हो गया, दूर चली गई वाइफ। तो फिर उसके बाद उसकी लाइफ में कोई और लेडी आती है, उसकी वजह से कहते हैं कि वो बहुत इसको मोटिवेट करती है, सेकंड वाइफ जो है, तो उसकी वजह से ये चार्ल्स डिकन के लेवल का एक नॉवेलिस्ट बनता है। तो ये बेसिकली राइटर है विक्टोरियन एज का। किस एज का राइटर है? विक्टोरियन एज का। जब विक्टोरियन एरा था, ये 1837 से स्टार्ट होता है और 1901 पर विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की डेथ पे एंड होता है। इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, वो लिख लें। पहली बात तो ये है कि उस दौर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। अर्बनाइजेशन भी बहुत हुई थी, लोग जो है गांव से उठ के शहरों की तरफ आए। कहते हैं कि विक्टोरियन एज में, विक्टोरियन एरा में जो तादाद थी वो 2 मिलियन से बढ़कर डबल हो गई थी। यानी तादाद जो थी विक्टोरियन एरा में, पॉपुलेशन की जो तादाद थी वो डबल हो गई थी।
पॉपुलेशन की तादाद भी डबल हो गई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, मैन सेंटर्ड वर्ल्ड था, लोग जो क्या थे, क्लासेस में बटे हुए थे, अपर, लोअर, मिड और लोअर क्लासेस। तो ये जो हमारा राइटर दिखा रहा है एक लोअर और मिडिल क्लास की ये सारा मामला। टेस्ट जो है वो बिलोंग करती है डर्बे फील्ड से, डर्बर फील्ड से। लेकिन उसे क्या उसके फादर को क्या शक पड़ता है कि वो कोई नॉर्मन एज के जो लोग थे ना, उनकी जो फैमिली थी डर्बर विल्स जो हैं वो इनसे शायद ताल्लुक़ रखता है, ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी तो शायद वो उनसे ताल्लुक़ रखता है, उसे यानी ये शक पड़ता है। तो वो कहता है कि वो किनशिप के जरिए वो उन बड़े जो अरिस्टोक्रेटिक उनके रिलेटिव्स हैं उनसे क्लेम करेंगे कि भाई हमें दो। लेकिन लोग जो थे वो मटेरियलिस्टिक थे, मैन सेंटर्ड थे। जब ये उनके घर जाती है तो वो बेसिकली वो रिलेटिव्स होते ही नहीं इनके। 16 साल की बच्ची है, गई है और उसको सड्यूस करने की कोशिश की है, लेकिन उसके घर में एक बूढ़ी माँ है और वो अंधी है। वो उसको अपनी बूढ़ी माँ के जो गार्डन होता है वहाँ पे रख लेता है, पोल्ट्री फार्म के अंदर, जो उसका पोल्ट्री फार्म था उसके अंदर। जब वो वहाँ पे रखता है उसको जॉब दे देता है। लेकिन उसकी इंटेंशन ये थी कि वो भोली भाली है तो ही विल रेप हर, उसको सड्यूस करेगा और अल्टीमेटली उसको मिसयूज़ करेगा। इवन कि वो घोड़े पे खुद ही लेने चले जाता है उसके घर। तो उसकी मदर कहती है कि आलिक शायद इससे शादी कर लेगा, उसे वो सजा के और कपड़े अच्छे पहना के वो उसके साथ भेज देती है। अल्टीमेटली हमने देखा कि वो उसको जंगल में ले गया, वहाँ उसका रेप किया और फिर वो रूट के आती है और प्रेग्नेंट होती है और बच्चे की पैदाइश होती है और वो बड़ा तबाह बर्बाद हो जाती है इसकी वजह से। तो यहाँ पे उसने माशरे को दिखाया है हार्डी ने कि किस तरह से लोग जो हैं वो मटीरियलिस्टिक हैं, किसी की हेल्प करने की बजाय क्या कर रहे हैं, उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड है। और मिडिल क्लास की यानी लोअर क्लास की जो औरतें हैं उनकी क्या मेंटालिटी होती है वो भी दिखाई गई है। हार्डीज ट्रेजिक विजन इज फॉर्मुलेटेड बाय द पर्सनल विजन। इसमें आपने बताना है, एक तो उसकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं गुजरी, एक उसने फीमेल की एग्जीक्यूशन देखी थी, तो इसलिए वो बड़ा सेंसिटिव सोल था और साथ हाइपर सेंसिटिव, इसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिव, ज़्यादा ही कुछ सेंसिटिव था। ये सारे पॉइंट लिख देना। हार्डी वॉज बूम इन एन एज व्हेन ओल्ड ट्रेडिशन वॉज डाइंग। हार्डी की एज ऐसी है कि विक्टोरियन एज के अंदर हमने देखा था, अगर आपने जेन ऑस्टन को पढ़ा है तो उस एज में हमने देखा कि फीमेल को हक हासिल नहीं है कि वो प्रॉपर्टी में उनका कोई हिस्सा हो। मिस्टर बेनेट की डेथ के बाद वो हिस्सा मिस्टर कॉलन को मिलेगा, आपने पढ़ा उसके अंदर, वो विक्टोरियन एज थी वो, ठीक है। अब वो अर्ली विक्टोरियन एज है, अब लेटर विक्टोरियन एज आ चुकी है। हार्डी बिलोंग करता है लेटर विक्टोरियन एज से। अब औरतें जो है अपना हक मांग रही हैं, डेवलपमेंट आ रही है, क्वेश्चन कर रही है, ट्रेडिशन बदल रही है और कन्वेंशन ट्रेडिशन को चैलेंज करती हुई फीमेल नज़र आती है। और ये जो है एक रिएक्शन है, टेस्ट जो है वो ज़माने के साथ लड़ रही है, जो उसे दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, अगर उसकी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करने देते। और हम देखते हैं कि टेस्ट जो है इस माशरे के साथ उस वक़्त के लड़ती हुई नज़र आती है, विक्टोरियन टिपिकल माशरे को। कहते हैं कि विक्टोरियन जो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया जो है वो भी औरतों की आज़ादी के ख़िलाफ़ थी। अगर वो उनके खिलाफ ना होती तो वो चाहती तो उनको आज़ादी दे सकती थी, लेकिन उस दौर में आज़ादी नहीं मिली। ये बाद में जो लेटर विक्टोरियन एज है, बाद में जो लेट आती है विक्टोरियन एज, इसकी तीन जो है, इसकी एजेस की तीन फॉर्म है विक्टोरियन की, यानी फर्स्ट, अर्लियर इसको कहते हैं, मिड और ये लेटर। हमारा राइटर जो है लेटर से ताल्लुक़ रखता है, तो यहाँ पे औरतें जो है रिएक्शन देती हुई नज़र आती हैं, बूम करती हुई, बूस्ट करती हुई। हार्डी बिलीव्स इन द रोल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया। अब हम ये पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं।
Hardy's believes in the role played by the destiny. Hardy's novel show man and destiny trying to subdue each other. मिलोरिस्ट क्या होता है? ये सारा मिलोरिस्ट का ही पॉइंट। मिलोरिस्ट ऐसा पर्सन होता है जो डेस्टिनी के साथ लड़ता है। हम देखते हैं कि डेस्टिनी और मैन जो है आपस में दस्तों गिरेबां है। टेस किसके साथ दस्तों गिरेबां है? अपनी फेट के साथ, अपनी डेस्टिनी के साथ। कैसे लड़ रही है बेचारी? हमने देखा कि वो प्रेग्नेंट हुई, बर्बाद हुई, दरबदर हुई, हस्बैंड ने भी उसको छोड़ दिया, फिर वो उसके पास चली गई, लेकिन वो लड़ती है, फाइट करती है, आखिरी दम तक लड़ती है। तो ये जो है पूरा जो पॉइंट है, ये किसको, इसमें हम इसको मिलोरिस्ट साबित करेंगे। Hardy believes in the role played by destinies. A Hardy novel show man and destiny trying to subdue each other. यूस्टेशिया वाय जो है वो भी लड़ती है, वो भी आज़ादी की बात करती है। ये बिलोंग करता है